Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the Unit 2 first topic work. Let's start. अब हमने डिस्कस करना है वर्क, पावर एंड एनर्जी, हमारा यूनिट नंबर 2। स्टार्ट करते हैं हम वर्क से। अगर जनरली वर्क को देखा जाए तो हमें इस बात का पता है कि वर्क पढ़ने के लिए हमें असल में 3 फोर्सेस की मदद से वर्क को पढ़ना पड़ता है। एक, वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स और वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 3 टॉपिक्स आपके सबमर्ज हो जाते हैं सिर्फ वर्क के अंदर। तो आज हमने डिस्कस करना है कि वर्क बेसिकली क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम वर्क से। अगर तो जनरल वर्क की बात की जाए तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, एंड दैट इज कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। और जो हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज एक्चुअली वर्क। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसका मतलब भी वही बनता है कि डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट को वर्क। अगर जनरल वैसे अगर इसको किसी और अंदाज में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम वर्क कह देते हैं। अगर इसको हम यूं फार्मूला की फॉर्म में देखें, सो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ओपन करेंगे डॉट को तो दिस बिकम्स एफ डी कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ वर्क के वर्क बेसिकली होता क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अगर वर्क को देखा जाए तो क्या वर्क आम तौर पर इतना ही महदूद है? क्या सिर्फ ऐसा ही हो सकता है? तो ऐसा लाजमी नहीं है। जरा नोट कीजिएगा, ये तो इसकी बेसिक फॉर्म थी एफ डी कॉज ऑफ थीटा। लेकिन अगर आप किसी बॉडी को ऐसे नीचे लेकर आ रहे हैं तो फिर जो उसका फोर्स है वो उसकी वेट बन जाता है, दैट इज एम जी। डिस्प्लेसमेंट आ जाता है एच, और जब नीचे लेके आएंगे तो फिर ये कॉज 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का वेट कहाँ कर रहा है? नीचे। बॉडी मूव भी कहाँ कर रही है? नीचे। तो एंगल 0 cos 0 1, तो एम जी एच बन जाएगा। अगर आप सारी हाइट तय नहीं करवाते स्टूडेंट्स, आप करवाते हैं कुछ हाइट तय, तो यही इक्वल आ सकता है एम जी H1 माइनस H2 के। दिस इज आल्सो फार्मूला ऑफ वर्क। अगर वैसे देखा जाए तो इसकी एक फॉर्म KE की फॉर्म में भी होती है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में जाके। अगर वर्क को ही देखें तो वर्क पावर की फॉर्म में भी होता है, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। हम इसे भी वर्क कह सकते हैं। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है हमारे पास? अगर वर्क को देखें तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स। हम शुरू करते हैं J से। J इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारा SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। क्या इसके अलावा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो CGS में, यानी कि SI सिस्टम से पहले जो यूनिट ऑफ वर्क था वो जूल नहीं था, दैट वाज अर्ज।
अर्ज इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल्स। अगर तो हम माइक्रो पार्टिकल्स के लिहाज से बात करते हैं तो तब यूनिट ऑफ वर्क होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल्स। अगर इसके अलावा हम बात करें तो फूड या एनर्जी इनटेक के टर्म्स में यूनिट होता है कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। अगर तो हम बात करते हैं कमर्शियल वे में तो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है 1 किलोवाट और, जिसको आप ना बिल में एक यूनिट भी कहते हैं, 1 किलोवाट और, विच इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स। तो हमने एपिसोड देखा कि हमारे पास वर्क के डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब भी फिजिक्स की बात करेंगे आप तो वी मोस्टली प्रेफर जूल, क्योंकि वो हमारा एसआई यूनिट है। बाकी भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, जैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वर्क को देखा जाए तो हमने देख लिया कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। फर्ज कर लीजिए कि हमने इसको प्रूव करना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि दिस इज अ बॉक्स जिसका मास m है। अब इसको हम फोर्स लगा के मूव करवाना चाह रहे हैं, दिस इज द फोर्स, लेकिन इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है बॉडी वो इस डायरेक्शन में है। सो नाउ देयर इज एन एंगल बिटवीन F एंड D। एक एंगल पाया जाता है F एंड D के बीच में, दैट इज थीटा, और यही वो थीटा है जो यहाँ पर है। दिस cos थीटा इज नॉट एंगल विद x एक्सिस और y एक्सिस, दिस इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम यहाँ से देखें तो इस डिस्प्लेसमेंट के या इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट तो वो होगा जो x एक्सिस में आ जाएगा और एक वो होगा जो y एक्सिस में आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर देखें तो कौन सी फोर्स है जो बेस है, दैट इज F cos ऑफ थीटा। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए जो वर्क है वो F D cos ऑफ थीटा स्टूडेंट्स हो सकती है। अगर हम यहाँ से फर्दर मूव करें और डिपेंडेंस चेक करें कि वर्क की बेसिक डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पे है, तो ज़रा नोट कीजिएगा कि किन चीज़ों पर डिपेंडेंस ऑफ वर्क पाई जाती है। अगर हम जनरल वे में देखें तो बेसिक 3 ही चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंस ऑफ वर्क इज ऑन फोर्स, उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ वर्क इज ऑन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, और उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ वर्क इज ऑन द एंगल, वो एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में पाया जाता है। अगर वैसे देखें तो वर्क डायरेक्ट आता है फोर्स के, जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वर्क। और अगर देखें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट आता है डिस्प्लेसमेंट के, जितना ज़्यादा बॉडी फासला तय करेगी उतना ज़्यादा ही वर्क होगा। और अगर देखें तो वर्क डायरेक्ट आता है कॉज ऑफ थीटा के, लेकिन ये तो कॉज के लिहाज से। अब जनरल देखते हैं कि एंगल पर डिपेंडेंस कैसी होगी। अगर इन केस में बात करें तो फोर्स ज़्यादा तो वर्क भी अल्टीमेटली ज़्यादा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ फोर्स का और वर्क का, तो क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्ट हैं, सो द ग्राफ बिटवीन देम बिकम समथिंग लाइक दिस। और बिल्कुल इसी पैटर्न में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट का और वर्क का, तो ये दोनों भी क्योंकि आपस में डायरेक्ट हैं तो इस तरह से इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर तो मैं कॉज की बात करूं तो एंगल की डिपेंडेंस कुछ अलग अंदाज में है। वो कैसे, हम केसेस को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला केस ये है कि इफ फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
अगर फोर्स वहीं पर एक्ट कर रही है जहां पर बॉडी अल्टीमेटली मूव कर रही है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते तो फिर वर्क क्या होता? तो नोट कीजिएगा, नाउ द एंगल बिटवीन देम इज 0। तो हम ये बात कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0। कॉस 0 भला क्या होता है? 1 होता है। सो अगर तो बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर तो हमें मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क गेन होता है विच इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अच्छा, अगर तो सेकंड केस हो जाए, सेकंड केस क्या है? ऐसा केस जिसमें फोर्स तो एक्ट कर रही हो, फोर्स एक्ट कर रही हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लिहाज से परपेंडिकुलर हो जाए। इफ बॉडी मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन अगर देखा जाए तो एंगल बिकम्स 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री बन जाता है। और इस केस में अगर वर्क की बात करेंगे, सो वर्क इज इक्वल टू एफ डी cos 90 degree and cos 90 is 0, so work is equal to 0. Student, this is the minimum work, इससे नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। और थर्ड केस हमारा क्या है? थर्ड केस ऐसा केस जिसमें फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्ट करना शुरू कर दे। अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के फोर्स ऑपोजिट जा रही हो, सो द एंगल बिटवीन देम बिकम्स 180 डिग्री। आपको पता है cos 180 -1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू एफ डी cos 180 विच इज इक्वल टू एफ डी। स्टूडेंट्स, ये भी मैक्सिमम वर्क है। क्यों? ये मिनिमम क्यों नहीं है? माइनस मैग्नीट्यूड का पार्ट नहीं है, माइनस तो ये शो कर रहा है कि फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क क्या है? वो तो एफ डी ही है, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड जो पैरेलल वाले केस में थी। सो दीज बोथ आर मैक्सिमम वर्क, लेकिन ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव उनकी मैग्नीट्यूड के कम ज्यादा होने को शो नहीं करता, वो तो ये शो करता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल। तो ये हमारे पास तीन केसेस जो एंगल की डिपेंडेंसी के लिहाज से होते हैं। अच्छा, पहला केस हम कहां पर फुलफिल करते हैं? जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं। व्हेन वी पुश अ बॉडी, तो हमारी लगने वाली फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ आ रही होती है पैरेलल। सेकंड केस कैसे फुलफिल हो सकता है? जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन अगर देखा जाए तो सर्कुलर वे में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड सेंटर होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती है अलोंग द टेंजेंट, इसीलिए एंगल उनमें 90 बन जाता है। तभी आप लोगों ने अपने एफएससी के दौरान पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वर्क नहीं करती, क्योंकि वो दोनों सर्कल में घुमा रही होती थी। अब अगर थर्ड केस देखें कि ऑपोजिट कैसे हो सकता है, तो जब भी कोई बॉडी को हम पुश कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उस केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट जा रही होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर थर्ड केस की बात की जाए तो फ्रिक्शन इज प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस केस। फर्स्ट में पुशिंग समथिंग, सेकंड में सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड में फ्रिक्शनल वर्क जो होता है वो नेगेटिव वर्क होता है। अच्छा, अगर हमें पता लग गया, हमें एमसीक्यू आ जाए कि किस एंगल पर मैक्सिमम वर्क होगा, तो 0 हो या 180 हो, दोनों ठीक हो सकते हैं। किस पर मिनिमम वर्क होगा, तो आंसर इज ऑलवेज 90 डिग्री। हमें ये बातों तक कंफर्म हो गई। अब हमसे पूछा ही जाता है कि कितनी रेंज है इसमें वर्क मैक्सिमम होगा या वर्क पॉजिटिव होगा। तो हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि जब भी एंगल 0 और 90 के दरमियान में हो, व्हेन एंगल इज बिटवीन 0 एंड 90,
तो हमेशा पॉजिटिव वर्क होता है। 0 अगर हो जाए तो वर्क तब भी पॉजिटिव होगा, 90 नहीं होना चाहिए क्योंकि तब तो वर्क 0 हो जाता है। और अगर तो एंगल 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा या उसके बराबर हो जाए तो स्टूडेंट्स इस केस में नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होता है इन दिस केस। ये हमने बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली सारी जो वर्क के मुताबिक थी। अब दिस इज वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि देखिए हम तो यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू ऑफ एफ पुट कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो फिर अगर ग्राफ पूछा जाए हमसे कि भाई वर्क कांस्टेंट फोर्स की वजह से हो रहा है तो बताएं कि एफ डी ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो हमारे पास जो ग्राफ होना चाहिए वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, क्योंकि दिस डिपिक्ट्स दैट कि फोर्स कांस्टेंट है। और अगर यहां से हम देखें तो हमने ग्राफ किस में ड्रॉ किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कांस्टेंट फोर्स की बात की जाएगी ना स्टूडेंट्स, तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट फोर्स का तो वो हमेशा एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में ड्रॉ करना चाहिए। और अगर मैं इसी ग्राफ के एरिया की बात करूं, अगर मैं इसी ग्राफ के इस एरिया की बात करता हूं तो याद रखिएगा कि एरिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ एक्सिस विच इज इक्वल टू वर्क। तो एरिया ऑफ एफ डी ग्राफ वर्क होता है, तो फिर स्लोप ऑफ एफ डी ग्राफ क्या होगा? स्लोप ऑफ एफ डी ग्राफ इज इक्वल टू फोर्स पर लेंथ विच इज इक्वल टू या तो सरफेस टेंशन या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। ये दोनों ही यूनिट सेम देते हैं स्लोप के लिहाज से। तो ये हमारे पास एक बेसिक वर्क का सारा स्ट्रक्चर आ गया। अब हम यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो वर्क के अंदर से पूछे जा सकते हैं एंड देन हम मूव करेंगे अपने वेरिएबल वर्क की तरफ। तो जरा नोट कीजिएगा कि सबसे पहला सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है। हमसे ये बात पूछी जा सकती है कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों ही बोथ इंक्रीज 4 टाइम्स, अगर दोनों ही 4 टाइम्स बढ़ जाएं तो फिर वर्क क्या होगा? व्हाट इज द वर्क? तो नोट कीजिएगा हमें ऑप्शंस कुछ यूं दी जा सकती हैं ऐसे एमसीक्यूज की कि क्या वर्क 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या डबल हो जाएगा, क्या सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, क्या डबल हो जाएगा, क्या 4 टाइम्स हो जाएगा या फिर क्या 16 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये बात पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर फोर्स भी 4 टाइम्स बढ़ जाए और डिस्प्लेसमेंट भी 4 टाइम्स बढ़ जाए तो 4 इंटू 4 बिकम्स 16। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में ओवर डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, यही एमसीक्यू हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता था, जरा नोट कीजिएगा। दिस एमसीक्यू कैन आल्सो कम लाइक दिस कि इफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन displaces a body about 5 meter by acting at angle of 60 degree। 20 न्यूटन की फोर्स ने 60 डिग्री पर अमल करके डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। तो बताइए कि वर्क डन क्या होगा। और साथ ही हमें ऑप्शंस दे दी जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 100 जूल्स, सेकंड ऑप्शन इज
20 joules, Charlie option is 50 joules and delta option is 200 joules. चेक कीजिएगा हमारा फार्मूला बेसिकली क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर यहां से देखें तो एफ क्या है 20, डी क्या है 5 और साथ क्या आ गया cos 60। स्टूडेंट्स cos 60 इज ऑलवेज 1/2, sin 30 1/2 होता है और cos 60 1/2 होता है। 20 into 5 is 100, 100 into 1/2। तो आगे आप खुद समझदार हैं कि ओवर करेक्ट आंसर इज चार्ली, क्योंकि 1/2 into 100 इज इक्वल टू 50 जूल्स हमारा आंसर होगा इस केस में। अगर यहां से देखें तो डिफरेंट एंगल करने से आंसर तो बदल रहा है, तो हम क्यों ना ये बात यूं लिखें कि जब मैं इस वर्क मैक्सिमम को यहां पर पुट करूंगा तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा केस नहीं आ जाता कि वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम कॉज ऑफ थीटा। ये तो रिलेशन आ गया है किन किन में, वर्क में और मैक्सिमम वर्क में। तो नोट कीजिएगा हम इस सारे केस को डिफरेंट एंगल्स पर पुट करके देखते हैं। फर्स्ट इज 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। cos 0 वाला क्या होता है, cos 0 तो 1 होता है, तो हम ये बात यूं कह सकते हैं cos 0 1। तो इफ एंगल इज 0 देन वर्क इज मैक्सिमम। cos 30 होता है √3/2। सो इफ एंगल इज 30 so work is equal to √3/2 times of maximum work. If angle is 45 then work is equal to 1/√2 times of maximum work. If angle is 60 तो cos 60 तो 1/2 होता है। So this is half of maximum work and 90 पर तो 0 हो गया। और इन्हीं सारी बातों को हम परसेंटेज वाइज भी लिख सकते थे कि 86.6%, 70.7% और 50%। तो स्टूडेंट्स अब वो जौन सा मर्जी एंगल पूछ ले आप उसको आंसर फौरी यहां से दे सकते हैं। कुछ फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे हम अब वर्क के। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चंस अबाउट वर्क, जैसे कि वेरी सिंपल क्वेश्चन, a man pushes a wall but fails to displace it. A man pushes a wall but fails to displace it. कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद वो डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करवा पा रहा, तो बताइए कि इस केस में वर्क कितना होगा। हमें कहा जा सकता है कि वर्क इज 500 joules, work is 100 joules और वर्क इज 50 जूल्स या फिर वर्क इज 0। तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट तो तय हो ही नहीं रहा, तो इस केस में विदाउट एनी डाउट द वर्क इज ऑलवेज 0। हमसे ये बात यूं भी पूछी जा सकती थी इस केस में भी कि इफ फोर्स ऑफ अबाउट, अगर तो फोर्स लगती है 5i - 3j + 2k, if force of 5i - 3j + 2k acts on a body, एक्ट करती है बॉडी पे and displaces और डिस्प्लेस कर देती है
and displaces it by, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हमें पता है कितना है बड़ा डिस्प्लेसमेंट, 6i प्लस 4k। देन बताइए वर्क कितना होगा, व्हाट इज द वर्क। अब नोट कीजिएगा, हमें ऑप्शंस गिवन है, 30 जूल, बीटा इज 34 जूल, चार्ली इज 38 joules and delta is 42 joules। तो जरा नोट कीजिएगा, सबसे पहले हमने सॉल्व करना है कि वर्क इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है 5i माइनस 3j प्लस 2k, और d कितना पॉसिबल है 6i प्लस 4k। अब जरा नोट कीजिएगा, इस केस में हमने डॉट प्रोडक्ट में बिल्कुल सिंपलेस्ट वे ही होता है कि हमने i को मल्टीप्लाई करना i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो i विद i, 5 into 6 is equal to 30, j विद j, यहां पे तो j है ही नहीं तो 0, k with k, 2 into 4 becomes 8, so 30 plus 8 is equal to 38 joules, so without any doubt Charlie is the correct answer in this case। अच्छा, इससे मिलता जुलता हमें क्वेश्चन एक और भी कुछ यूं पूछा जा सकता है, जरा नोट कीजिएगा कि if force of 8i plus 9j acts on a body and body is constrained to move, body is constrained to move 4 meter in y direction, तो बताइए वर्क कितना होगा इस केस में। और साथ हमें ऑप्शंस दे दी जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 32 जूल, बीटा ऑप्शन इज 36 जूल, चार्ली ऑप्शन इज 68 joules, डेल्टा ऑप्शन इज 0। तो नोट कीजिएगा, क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट ये क्लियरली बता रही है कि बॉडी सिर्फ y एक्सिस में मूव कर सकती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो फार्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस कि वर्क इज इक्वल टू f डॉट डी, f कितना आ गया 8i प्लस 9j, जबकि d विल बी 4y में था तो सिर्फ j होगा, सो i तो है ही नहीं, j विद j मल्टीप्लाई होगा, सो 9 into 4 और आंसर इज 36 जूल्स। ये हमारा आंसर बनेगा इस किस्म के क्वेश्चन के अंदर। फर्दर नोट कीजिएगा, क्वेश्चन हमें यूं भी पूछा जा सकता है, if a body of mass 2 kg is lifted by 4 meter in 2 seconds, 4 मीटर लिफ्ट किया है 2 सेकेंड्स में, बताएं वर्क डन इज इक्वल टू, हमें 7 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं।
First option is 39.2 joule. Second option is 19.6 joule. Charlie option is 79.2 जूल, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 78.4 जूल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला इज इक्वल टू mgh. हमें तो टाइम रिक्वायर्ड ही नहीं था, वो तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए साथ दिया गया था. मैस इज 2. आप देखें कि आपकी ऑप्शन होल नंबर्स में है कि ऑप्शंस आर इन 10, 20, 40, 80. नहीं, ये तो पॉइंट्स में आ रही है. इसका मतलब ये हुआ कि जी इज टेकन एज 9.8 और साथ ही एच हमें गिवन है 4 मीटर. हमने मल्टीप्लाई किया 9.8 को 2 से, तो इट बिकम्स 19.6. 19.6 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 4 के साथ. सो 9.6 into 4 gives us 78.4 joules. So delta is our correct answer. हमने यहाँ पे एक और नई बात भी सीखी कि लाजमी नहीं कि G is always taken as 10. अगर आपके आंसर्स में, आपके ऑप्शंस में पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू कि हमने G को 9.8 पुट किया होगा. तो हम G को 10 पुट करेंगे तब जब हमारी ऑप्शन होल नंबर्स में होंगी. उम्मीद है बात सबको समझ आ चुकी होगी. फर्दर हम देखते हैं कि इसके अलावा हमें MCQs किस तरह से पूछे जा सकते हैं. तो हमें MCQ तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक ग्राफ दे दिया जाए और ग्राफ FT ग्राफ में शेप हमें दे के और पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन. जैसे यहाँ पे अगर देखें हम तो दिस इज 5 पॉजिटिव 5, दिस इज -5 एंड दिस इज 0. और हमें ग्राफ कुछ ऐसे गिवन है कि दिस इज this, then this, then this, this and this. और कहता बताइए कि इसमें वर्क कितना है. What is the answer of work done by this graph? अगर देखा जाए तो हमें साथ ही ऑप्शंस भी दे दी गई. अल्फा इज 5 joules, बीटा इज 10 joules, चार्ली इज 15 joules, जबकि डेल्टा इज 20 joules. और हमें यहाँ पूछा गया कि बताइए कितना वर्क डन होगा. तो नोट कर, सबसे पहले नोट करते हैं वर्क इज एरिया ऑफ FT. हमने पहले पढ़ा भी था, और जितना एरिया हमारे पास इस साइड पर है उतना ही एरिया तो यहाँ पर भी है. सो दीज टू आर प्रैक्टिकली कैंसल्ड. ये तो आपस में कैंसल हो गए. हमने अब कैलकुलेट करना है सिर्फ इसको, इस ट्राइंगल को और इसको. दिस टाइम इज गिवन एज 1, 2, 3, 4 एंड 5. हमें मीटर्स में डिस्प्लेसमेंट गिवन है. अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर सरफेस इज 1/2 force 5 into D1. Area of this triangular surface is 1/2 force into D. जबकि area of this rectangle is length into width. और फिर हम सबको ऐड कर देंगे. So 5/1/2, this is 2.5. 5/1, 5/2 is 2.5, and 5 into 1 is 5.
सबको ऐड करें, 2.5 प्लस 2.5 इज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10. सो करेक्ट आंसर इज 10 इन दिस केस. अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने पढ़ना है कि वेरिएबल फोर्स की मदद से हम कैसे चेक कर सकते हैं वर्क डन को. तो नोट कीजिएगा कि व्हाट इज द बेसिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. बाय वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स का मतलब ये होता है कि फोर्स सेम नहीं रह रही, फोर्स तो वेरी कर रही है. अगर मैं इसी बात को यूं बताना चाहूं कि दिस इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा. दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज वेरिएबल, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है. नाउ दिस इज वेरिएबल फोर्स. पहले ज्यादा हो रही थी, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम. अब वेरिएबल फोर्स की मदद से हम वर्क नहीं निकाल सकते. फिर करना क्या हमने सबसे पहले जो काम करना है, हमने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है. वी हैव टू डिवाइड डिस्प्लेसमेंट. हमें डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना होगा. क्या रैंडम डिवाइड कर सकते हैं हम? ऐसा नहीं है. हमने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है इन सच अ वे कि हर इंटरवल में फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए. तो आपने डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से डिवाइड करना है कि हर इंटरवल में फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट. दिस इज D1, D2, D3 एंड दिस इज Dn. अगर यहीं पर देखूं तो हमारे पास ये पोर्शंस कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि दिस इज 1 2 5, फिर 6, फिर उसी लिहाज से 7 एंड फर्दर. मैं इनको यहाँ मल्टीपल वेज में यूं ड्रॉ भी कर सकता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए. जैसे देखिए हमने लाइंस ड्रॉ की हैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट वे, जो यहाँ पे नीचे जाके मिल रही हैं. अब इस हर इंटरवल के अंदर अलग फोर्स, क्योंकि वेरिएबल थी ना, सो दिस इज अ फोर्स. यहाँ पे दिस इज अ फोर्स, इस केस में दिस इज द फोर्स. सिमिलरली ऐसे हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस आ जाएंगी. हमने इसे कहा F1, F2, F3 एंड दिस इज Fn. हर फोर्स के लिहाज से एक खास एंगल होगा. दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3 एंड दिस इज θn. अब अगर आपने नेट वर्क कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो फार्मूला ऑफ नेट वर्क इन वेरिएबल केस इज समेशन. हमने ऐड करना होगा. कहां से ऐड करना शुरू करना है? हमने 1 से ऐड करना शुरू करना है. कहां तक करना है? n तक. किसको ऐड करना है? वी हैव टू ऐड प्रोडक्ट ऑफ FD cos of theta. Students, this is the formula of work done by variable force. Important चीज क्या है? हमें डिवाइड कैसे करना है? डिस्प्लेसमेंट को. क्यों करना है? ताकि फोर्स कांस्टेंट रहे. FD cos थीटा में एक ही फोर्स थी, क्योंकि F की बात की गई थी. हमने आपको लिखा भी होगा फॉर्मूला. F डॉट D है विच ओपन्स अप टू FD cos ऑफ थीटा. एक फोर्स का मतलब है कांस्टेंट फोर्स. सिग्मा F का मतलब है वेरिएबल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ज्यादा है, हमने उनको ऐड किया है वर्क टोटल निकालने के लिए. अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए ना, जो किसी भी फोर्स के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें, किसी भी एक के, मैं F1 के ड्रॉ कर लेता हूं. दिस इज X कंपोनेंट, दिस इज Y कंपोनेंट. Y तो आ रहा है परपेंडिकुलर ऑन डिस्प्लेसमेंट. Fn के ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज X कंपोनेंट, दिस इज Y कंपोनेंट. Y अगेन क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस. तमाम Y कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर, एंगल 90 बनाते हैं. किस पे? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर. अगर ऐसा हो जाए ना, तो फिर Y कंपोनेंट्स तो वर्क कर ही नहीं सकते. ये रीजन है कि जब भी हम वेरिएबल फोर्स से ग्राफ की बात करेंगे, तो जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो F वर्सेस D में नहीं होता, बल्कि वो F cos थीटा
वर्सेस डी में होता है। स्टूडेंट्स ये पास्ट में एमसीक्यू आ चुका है, दिस इज अ पास्ट एमसीक्यू के कांस्टेंट फोर्स वाले केस में ग्राफ किन एक्सिस में ड्रॉ होता है, एफ वर्सेस डी। वेरिएबल फोर्स में एफ वर्सेस डी नहीं, क्योंकि वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज नॉट डूइंग वर्क एट ऑल, तो एफ कॉस थीटा वर्सेस डी में हमें ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए हमेशा वेरिएबल फोर्स का। और अगर यहां से देखा जाए तो एक फोर्स स्टूडेंट्स हमारी रह गई, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क कैसे होता है, देन वी विल डू मोर एमसीक्यूज, ताकि वर्क के मुतालिक हमें प्रॉपर सारी चीजें क्लियर हो जाए। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले केस में वर्क डन कैसे हो सकता है। एक बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ये बहुत सिंपल केस है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। अच्छा, बॉडी की मूवमेंट्स कैसे कैसे पॉसिबल है? बॉडी की मूवमेंट्स डिफरेंट वेज में होती हैं। बॉडी कैन मूव डाउनवर्ड, बॉडी कैन मूव इन अपर डायरेक्शन, या फिर बॉडी कैन मूव हॉरिजॉन्टली, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। अगर तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे है और फोर्स भी नीचे है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। इस केस में अगर देखा जाए तो वर्क इज टेकन एज mgh। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, बॉडी ऊपर की तरफ को मूव कर रही है, जबकि फोर्स तो नीचे थी, नाउ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इस केस में देखा जाए तो cos 180 -1 होता है, फिर इस केस में जो वर्क होता है वो -mgh होता है। एंड इफ बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब वाला क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में तो एंगल 90 आ गया है, और फिर तो वर्क पॉसिबल ही नहीं होता। तो व्हेन एवर अ बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टल, तब वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। अगर यहां से जनरल देखें तो हमारे पास ये सारा टॉपिक सम अप नहीं हो गया। ऊपर जाएंगे ग्रेविटी से दूर तो नेगेटिव वर्क, नीचे आएंगे तो पॉजिटिव। हम मूव करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो 0 वर्क हमारा काउंट होता है। अगर हम यहां से देखें तो पता लगता है कि अगर बॉडी पहले ऊपर जाए, फिर दोबारा नीचे आए और दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए, तो जितना वर्क उसने पॉजिटिव किया उतना उसने नेगेटिव भी तो किया। तो हम कह सकते हैं कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाएगी तो क्लोज्ड पाथ में इसका वर्क 0 है, क्योंकि ये वो फोर्स है which depends only upon initial and final पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। ये ऐसी फोर्स है जिसमें क्लोज पाथ का वर्क 0 होता है और डिपेंडेंस सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे है, कि ये वाहिद ऐसी फोर्स है। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, हम इन फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कंजर्वेटिव फोर्स है एक्चुअली जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। इसके अलावा भी 2 कंजर्वेटिव फोर्सेस पाई जाती हैं। इसके अलावा टोटल हम 3 की बात करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। फर्स्ट वन इज जो हमने अभी पढ़ी, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स सेकंड वन इज जो हमने पढ़नी है पार्ट 2 में जाके अपने MD-CAT के पार्ट 2 के कुरिकुलम में, इलेक्ट्रिक फोर्स। और एक हम पढ़ेंगे 1-2 यूनिट्स के बाद which is elastic force. Students, these all are conservative forces. क्यों ना मैं एक ऐसी बात बताऊं जिससे आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होती क्या हैं। वो तमाम फोर्सेस जिनकी मदद से
आप बॉडी में एनर्जी स्टोर करवा सकते हैं। अगर तो आप इनकी फील्ड के अगेंस्ट जाएं और आप में एनर्जी स्टोर हो जाए तो दीज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। स्प्रिंग खुद कंप्रेस नहीं होता, उसे कंप्रेस आप जब करते हैं तो स्प्रिंग एनर्जी स्टोर कर लेता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाता, लेकिन जब आप फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन के पास ले जाएंगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। आपका किया गया वर्क उनकी एनर्जी को बढ़ा देता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और बॉडी नीचे खुद गिर तो सकती है लेकिन नीचे यहां से उठ नहीं सकती, इसको उठाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है और आपका किया गया वर्क बॉडी की इंक्रीज करता है पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगर ऐसे ही आंधी चल रही हो और आप आंधी के मुखालिफ सिमत में चलना शुरू कर दें तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी बढ़ती नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ऑल एयर रेजिस्टेंसेस, नॉर्मल फोर्सेस, उसके अलावा टेंशन इन द स्ट्रिंग, दीज ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। 6 लिखी हुई है आपकी बुक में, वो आप याद कर लीजिए। इजीएस्ट वे तो ये है कि ये 3 कंजर्वेटिव हैं, इसके अलावा जोन सी भी ऑप्शन आपका एमसीक्यू में आएगी वो नॉन कंजर्वेटिव ही होगी। तो ये आपने चीज को फौरन नोट कर लेना है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, वेरिएबल फोर्स का, ग्रेविटेशनल वर्क का। यहां से हमें कुछ एमसीक्यूज फर्दर भी पूछे जा सकते हैं। मैं वर्बली आपसे पूछता हूं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि अगर तो कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इफ अ बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली देन वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स विल बी, देन नॉर्मल फोर्स से वर्क कितना होगा। हमें यहां पर ऑप्शंस दी जा सकती हैं स्टूडेंट्स। हमें कहा जा सकता है कि बताइए कि नॉर्मल फोर्स से वर्क कितना होगा। क्या वो एफ डी होगा, क्या वो माइनस एफ डी होगा, क्या वो एफ डी बाई 2 होगा, या फिर क्या वो स्टूडेंट्स 0 होगा। तो सिंपल एक चीज नोट कीजिएगा कि जब भी नॉर्मल फोर्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स एंगल तो 90 बन रहा है ना, तो फिर उस केस में वर्क नहीं होता। अच्छा, ये एमसीक्यू कुछ आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ ग्रेविटेशनल वर्क ऑन अ बॉडी इज पॉजिटिव, इफ ग्रेविटेशनल वर्क ऑन अ बॉडी इज पॉजिटिव then its potential energy is alpha increasing, मैं कुछ यहां पे लिख देता हूं ऑप्शंस, alpha increasing, beta decreasing, Charlie remains same and delta option is none। तो बताइए इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो जरा नोट कीजिएगा वो कहना क्या चाह रहा है। कहता है अगर तो ऐसा हो जाए कि बॉडी की जो वर्क है, ग्रेविटेशनल वर्क, वो पॉजिटिव है। अच्छा बताएं, पॉजिटिव भला कब होता है? जब बॉडी ग्रेविटी के साथ मूव करती है। और अगर बॉडी ग्रेविटी के साथ मूव कर रही हो तो फिर जरा बताइएगा कि ये बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे। ये तो बॉडी नीचे जा रही है, इसकी तो हाइट कम हो रही है। तो इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि उसकी हाइट कम हो रही होती है। एनर्जी बढ़ती तभी है जब ग्रेविटेशनल वर्क नेगेटिव होता है। और हमें यहीं से एक एमसीक्यू कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता था स्टूडेंट्स, जरा नोट कीजिएगा। अब साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि वर्क एनर्जी की फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके लिए हम प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो हमें हेल्प करता है ये समझने में कि वर्क की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल होती है। सो वी विल डिस्कस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि बुक किन एस्पेक्ट्स को डील करती है और हम किस तरीके से प्रॉपर ये बात करेंगे। और एमटीकैट में एक क्वेश्चन इसके किस किस तरह से पहले आ चुके हैं।
आपकी बुक ये कहती है जनरली कि जब भी किसी बॉडी पे वर्क किया जाता है तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी देन फार्मूला इज 1/2m VF² माइनस VI²। लेकिन क्या एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है? क्या वर्क डन सिर्फ और सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, बुक सिर्फ डील करती है एक केस को। लेकिन जरा नोट कीजिएगा, व्हेन यू लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आपका किया गया वर्क इसकी किस चीज में चेंज लेके आया है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिएगा कि वर्क सिर्फ चेंज इन के नहीं होता, इट इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh1 माइनस h2b हो सकता है स्टूडेंट्स। तो अगर जनरली देखा जाए कि इस बात को पास्ट में कैसे डील किया गया है, तो याद रखिएगा कि एक एमसीक्यू आ चुका है पास्ट में, एंड दैट एमसीक्यू एक्चुअली इज वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल आ जाता है चेंज इन किस में, ये भी जरा नोट कीजिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन टोटल एनर्जी या फिर ऑल। यहां पर कई बच्चे समझेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हमेशा सेम रहती है। ये हमेशा सेम रहती है तब जब हमारे पास किसी भी टोटल केस में वर्क ना हो रहा हो, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी एनर्जी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो ये होता है। तो याद रखिएगा कि आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि चेंज इन के भी होता है, चेंज इन पीई भी होता है, अगर वर्क होगा तो चेंज इन टोटल एनर्जी भी होगा। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पास्ट में आ चुका है 2009 में, और अगर हम फर्दर देखें तो कुछ एमसीक्यू ऐसा भी पास्ट में आ चुका है, जरा नोट कीजिएगा। इफ वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, if work is done on a body, अगर वर्क किया जाए and its kinetic energy increases from, बढ़ जाती है from 65 जूल to 130 जूल, तो वर्क कितना किया होगा हमने? इसी बात को तो देखते हैं एमसीक्यूज की ऑप्शंस की फॉर्म में कि आंसर क्या होना चाहिए। क्या आंसर 65 जूल्स होगा? क्या आंसर 130 जूल होगा? क्या आंसर 195 जूल्स होना चाहिए? या फिर क्या आंसर शुड बी 260 जूल्स? तो नोट कीजिएगा कि वर्क इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन के ई होता है, वर्क इज डेल्टा के ई विच इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, चेंज इन के ई। सो 130 माइनस 65 is equal to 65 joules. So students, alpha is the correct option in this case. हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रूव हो गया कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक लास्ट एमसीक्यू करेंगे, देन हमारा टॉपिक सारा एंड हो जाएगा, एंड दैट एमसीक्यू इज इफ अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, हमें डाटा पता है, if bullet of mass
20 gram is fired with velocity of 10 meter per second. It hits a block of wood and gets embedded in it by moving 10 सेंटीमीटर. वो ब्लॉक ऑफ वुड को हिट करती है और उसमें 10 सेंटीमीटर तक अंदर मूव कर जाती है, एम्बेड फंस जाती है. इट गेट्स एम्बेडेड 10 सेंटीमीटर एंड देन स्टॉप्स. सब स्टॉप कर गई तो अल्टीमेटली फाइनल वेलोसिटी इज 0. तो बताइए कि कितनी फोर्स बुलेट ने लगाई होगी. हाउ मच फोर्स bullet used on that block of wood and how much force is experienced by the block of wood due to bullet. हमें इसके ऑप्शंस पता हैं. ऑप्शंस इज 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, चार्ली में पता है 30 न्यूटन एंड डेल्टा इज 40 न्यूटन. आपने फोर्स निकालनी है. जरा नोट कीजिएगा, मैं इस सारी फॉर्म को यूं भी तो कह सकता हूं कि वर्क इज बेसिकली एफ डी विच इज इक्वल टू 1/2m वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. अगर यहां से हम देखें तो एफ बन सकता है एफ इज इक्वल टू एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर बाय 2d. हम सिर्फ यहां वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. जरा नोट कीजिएगा, f इज इक्वल टू व्हाट इज m 20 ग्राम. हमने इसे किलोग्राम में करना होता है बिकॉज ओवर SI यूनिट इज किलोग्राम. VF इज 0 माइनस VI इज 10 स्क्वायर इज 100 जबकि d इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मीन्स 10/100 मीटर्स में करना है. हमारा SI यूनिट मीटर्स होता है. अब नोट कीजिएगा, दिस 0 इज कैंसल्ड विद दिस दीज टू आर कैंसल्ड विद दीज. फोर्स कितनी आ गई? फोर्स आ गई -100/10 विच इज इक्वल टू -10. -10 न्यूटन है हमारी फोर्स. माइनस क्यों भला? क्योंकि बॉडी स्टॉप कर रही थी, वो रिटार्डिंग फोर्स थी. मैग्नीट्यूड क्या है? 10 न्यूटन. स्टूडेंट्स, दिस इज कंप्लीट टॉपिक ऑफ वर्क जो हमारे MD CAT की सिलेबस में है.